नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। बंद पड़े माइका उद्योग को लेकर गिरिडीह पहुंचे झारखंड सरकार के खनन सचिव। नए स्वरूप के साथ उद्योग को शुरू करने को लेकर की बैठक। भंडारीडीह के मवेशी अस्पताल के पीछे एक खटाल में लगी आग, कई मवेशी झुलसे। भुक्तभोगी ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाए जाने की कही बात, पुलिस से जांच की मांग। प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद फैक्ट्री कामगार का शव लेने के लिए तैयार हुए परिजन। मुआवजा व न्याय की मांग को लेकर 5 घंटे तक फैक्ट्री गेट किया था जाम। परिसदन भवन में विधानसभा की निवेदन समिति की बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा करने के साथ योजनाओं को पारदर्शिता के साथ तेज करने पर हुई चर्चा। और रविवार को बहुप्रतीक्षित पवित्री हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। रांची के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में बंद पड़े माइका उद्योग को लेकर झारखंड सरकार के खनन सचिव गिरिडीह पहुंचे और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस उद्योग को नए स्वरूप के साथ शुरू करने को लेकर चर्चा की। झारखंड सरकार के खनन सचिव के निवासन गिरिडीह पहुंचे और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जूलॉजिकल विभाग के अधिकारी के साथ माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बैठक कर नीति निर्धारण की। साथ ही गिरिडीह के माइका व्यापारियों के साथ भी बैठक कर उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। बैठक के बाद खनन सचिव के निवासन टुंडी रोड में चतरो स्थित रूबी माइका तथा मगधपुर स्थित जय माइका प्लांट का मुआयना किए और उत्पादन से संबंधित तमाम तकनीकी पहलुओं की जानकारी हासिल की। जिला मुख्यालय में आवश्यक बैठक होने के बाद खनन सचिव तीसरी प्रखंड के लिए रवाना हो गए। मौके पर उन्होंने कहा कि 1980 के नए वन एक्ट के आने के बाद माइका का उद्योग कोडरमा और गिरिडीह में भी प्रभावित हुआ, जो अब तक बंद पड़ा है। इससे रोजगार में भी कमी आई है, जिसे लेकर झारखंड सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत में देश का सबसे उत्तम क्वालिटी का माइका कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। अगर इस उद्योग को फिर से शुरू किया जाए तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए खनन सचिव जिले का दौरा कर रहे हैं और माइका उद्योग से जुड़े लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है कि किस तरह से इस उद्योग को फिर से शुरू किया जाए। इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी ली जा रही है। मेरा गिरिडीह कोडरमा जिला माइका का बहुत प्रसिद्ध जगह है। माइका इंडस्ट्री बहुत पहले बहुत यहाँ प्रसिद्ध रूप में बहुत लोग को रोजगार मिलता था। फॉरेस्ट एक्ट 1980 या नया कानून आने के बाद माइका में जो इसको लीज देने में या प्रॉपर तरीके में इसका प्रोसेसिंग करने में कुछ कानूनी तरीके अच्छे हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए, हम लोग राज्य स्तर में इसका निर्णय लेना है। इसका जानकारी प्राप्त करने तो हमने यहाँ पर आए हैं। हम लोग देख करके यहाँ पहले कैसे माइका इंडस्ट्री अच्छे तरीके में दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह में उसको लागू करवाएंगे। रोजगार भी खास करके महिला लोग का रोजगार देने के संबंधित भी एक अच्छी तरह में निर्णय लेंगे। इसलिए यहाँ पर स्टेक होल्डर है, हमारे यहाँ के जो गिरिडीह कोडरमा जिला के संबंधित लोग हैं, प्रशासनिक है, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इसी से जुड़े हुए व्यवसायी है, इससे जुड़े हुए आम जनता है। सबसे एक बार हम लोग बात कर लेंगे कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे एक अच्छी तरीका में एक पकड़ पाएंगे। इसलिए सर इससे जुड़ा एक सवाल है, माइका ट्रेड से जितने भी जुड़े 1980 में नया फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद हमारे बिगर माइका एक्ट 1947 का थोड़ा सा बदलाव, वो सब मिला करके एक तरीके से कैसे लेकर हम लोग आगे बढ़े, माइका इंडस्ट्री भी हो लेकिन कानून भी हम लोग अनुपालन हो, इस संबंधित एक निर्णय लेंगे। इसलिए आए हैं। इसके बाद एक पहल करेंगे, इसमें सभी का समाधान। भंडारीडीह स्थित मवेशी अस्पताल के पीछे शहजाद नामक व्यक्ति के खटाल में आग लग गई, जिससे कई मवेशी झुलस गए। भुक्तभोगी ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की है। पचम्मा थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में स्थित मवेशी अस्पताल के पीछे शहजाद नामक व्यक्ति के खटाल में आधी रात को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे कई मवेशी झुलस गए। हालांकि वक्त रहते मवेशी व्यवसायी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाई और मवेशियों का उपचार शुरू किया।
इस संबंध में व्यवसायी शहजाद खान ने पचम्बा थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से दूध व्यवसाय का काम कर रहे हैं। रविवार की सुबह जब वे खटाल पहुंचे तो देखा कि पुआल में आग लगी है और मवेशी झुलस रहे हैं। भुक्तभोगी ने इस संदर्भ में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में न्याय की मांग की है। आज करीब 12 बजे रात में कोई इसमें छोनी पाग लगा दिया, उसमें जल गई। कितने भैंस जली है? भैंस 3 ठो जली, 2 ठो तो मतलब ज़्यादा एकदम हो गई है, 1 ठो हल्का फुल्का जला, 2 ठो तो बचने को मिलना है। मैंने सुबह में आते हैं 5 बजे, 5 बजे आए तो देखे जला हुआ, तो हम सोचे कि भैंस तोड़ रस्सी जल गई थी, तब भैंस इधर हम लोग चलो घटना हुआ होगा, खाली जली चाले जला होगा। उसके बाद जब आते हैं लाइट देखते हैं तो सब भैंस जल के यहाँ कुछ सोया वो नहीं था। नहीं यहाँ नहीं सकते, मैंने तो खपरा उधर गाय उधर थी तो बच गई गाय से। मैंने यहाँ उसको बिचाली भी रखा हुआ था, कोई बिचालिए में मैंने मार दिया माची। 2 ठेला बिचाली कल गिराए थे, ठंडा आ गया था, ठंडवे के लिए मतलब बिचाली उस पर रखे कि मैंने उस चीज़ खिलाते भी थे, आज थोड़ा रहता छवनी पर गर्म भी। शनिवार को बालमुकुंद फैक्ट्री में क्रेन चालक की मौत के बाद मुआवजा व न्याय की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट को कई घंटों तक जाम कर दिया गया। हालांकि प्रशासन से हुई वार्ता के बाद परिजन कामगार के शव को लेने के लिए तैयार हुए। बालमुकुंद फैक्ट्री में काम करने वाले क्रेन ऑपरेटर राजेश कुमार राम की शुक्रवार की रात संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के मामले में परिजनों की ओर से मुआवजा व 18 साल काम के बदले उचित पावना के भुगतान के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार सुबह 9:30 बजे से बालमुकुंद फैक्ट्री गेट को जाम कर दिया गया। आंदोलन की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव व राजेश सिन्हा के अलावा नगीना सिंह रोड निवासी कई लोग कर रहे थे। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को लेने से इनकार कर दिया था और बालमुकुंद फैक्ट्री के बरमसिया स्थित कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे। रात भर परिजन कार्यालय के समक्ष ही रहे। रविवार सुबह 9:30 बजे से चतरो स्थित बालमुकुंद फैक्ट्री के गेट को जाम कर दिया। इसके बाद सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित की पहल पर आंदोलनकारियों के साथ मुफस्सिल थाना में एक वार्ता हुई। वार्ता में सदर एसडीएम के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर व पीड़ित परिवार की ओर से माली नेता राजेश कुमार यादव एवं राजेश सिन्हा, मृतक के भाई राकेश कुमार आर्य, पिंटू राम, बबलू राम, भीम रवानी मौजूद थे। वार्ता के क्रम में पीड़ित के परिजनों व माले नेताओं ने बालमुकुंद फैक्ट्री में ही घटना होने के बाद इसे छुपाने तथा साक्ष्य को मिटाने के लिए सड़क पर फेंक देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दुर्घटना का मसला तो अलग और जांच का विषय है, लेकिन 18 साल से फैक्ट्री में काम करने के बदले उचित पावना का भुगतान ठेकेदार अथवा उनकी असमर्थता में फैक्ट्री मालिक को ही करना होगा। सभी की बातें सुनने के बाद प्रशासन की ओर से परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में हर हाल में कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिलाया गया। फिलहाल ठेकेदार की ओर से 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद की बात करते हुए मृतक के शरीर का दाह संस्कार करने का आग्रह किया गया। शुक्रवार 27 तारीख को मेरा भाई राजेश कुमार राम इस बालमुकुंद फैक्ट्री में काम के लिए घर से निकला। यहाँ 9:30 बजे ड्यूटी शिफ्ट, इनका नाइट शिफ्ट था। उन्होंने यहाँ पे अपना ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लिए थे। वो 17 वर्षों से यहाँ पे इस फैक्ट्री में कार्यरत थे और वो क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। तो 27 तारीख की रात को 10:30 बजे मतलब हमारे बड़े भाई साहब का ही मोबाइल से फ़ोन आता है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि आपका भाई का जो है एक्सीडेंट मतलब रोड पे शव पड़ा हुआ है। तब हम लोग जब हम यहाँ पता करने का प्रयास किए तो यहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया फैक्ट्री का, और बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा पता चला तो कि यहाँ बोला रोड एक्सीडेंट करने का प्रयास दिखाया गया है फैक्ट्री के द्वारा। ठीक है, लाश को फेंक दिया गया बाहर। हमारा फैक्ट्री प्रबंधन से यही मांग है यहाँ के मालिक से कि हमारे भाई 17 वर्षों से यहाँ जो काम कर रहे हैं, सेवा जो अपना लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ लेबर एक्ट के तहत जो उचित मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए। तो छोटे छोटे उनका बच्चे का जो है हो सके
तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए, ठीक है काम। एक नवल कनौड़िया की मिली भगत के अनुसार के साथ ही जो सबको साजिशन बाहर फेंका गया है और ये नवल कनौड़िया एक आपराधिक किस्म का पूंजीपति है और इंसाफ के साथ जो मुआवजा मिलता है उसके साथ साथ नवल कनौड़िया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की साजिश किसी भी लेबर के साथ नहीं हो, किसी मजदूर के साथ ना हो, किसी गरीब के साथ साजिश ना हो। परिसदन भवन में विधानसभा के निवेदन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा करने के साथ कई योजनाओं में तेजी लाने को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना काल के बीच शनिवार को परिसदन भवन में विधानसभा के निवेदन समिति की बैठक हुई। बैठक में निवेदन समिति के सभापति सह विधायक उमाशंकर अकेला, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, सिंदरी विधायक के अलावा गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु भी शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ योजनाओं को पारदर्शिता के साथ तेज करने पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड प्रदूषण बोर्ड की नाकामी और गिरिडीह के औद्योगिक इलाकों में संचालित स्पंज आयरन कारखानों से फैलने वाले जानलेवा प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। करीब 1 घंटे तक चले बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में समिति के सभापति उमाशंकर अकेला ने प्रदूषण फैलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अवैध तरीके से जिले में चल रहे क्रशर मिल भी बताया। बैठक में कुल 30 निवेदन आए थे। इसमें जमुआ विधायक केदार हाजरा द्वारा एक विद्यालय को उत्क्रमित करने तो दूसरा सदर विधायक सोनू द्वारा गिरिडीह विधानसभा में एक पुलिस पिकेट शुरू करने की बात कही गई। बैठक में कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य स्तरीय स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा समिति बनाई जाती है, जिसमें एक निवेदन समिति है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। माननीय सदस्य 4-5 विधायक होते हैं। उसी के जो हमारे माननीय विधायक जी निवेदन डालते हैं, चाहे पुल का समस्या हो, स्कूल के +2 करने का बात हो, सड़क बनाने की बात हो, आंगनवाड़ी सेविका को प्रोन्नति की बात होती है, सारे जो समस्याओं को निवेदन हम लोग के पास आता है। उसी निवेदन के लेकर के हम लोग जिला स्तर पर ये रिव्यू करने आते हैं और उसको क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं और काम कैसे होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और भ्रमण करके जिस प्रकार से हम लोगों को अभी माननीय विधायक सुदीप जी बोलते हैं कि हम लोग को जीना दुर्लभ हो गया है, जो हम लोग को निवेदन में आया है कि प्रदूषण काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खनन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ भले नहीं हो, कम हो, लेकिन मानक क्रशर जो है वो अपना मानक पूरा नहीं करता है। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग स्थल अध्ययन कर करके उस पर कार्रवाई करने का काम करता हूँ और उसको यानी कि इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम लोग निवेदन समिति में आज हम लोग गिरिडीह में आए हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा अभी आपके सामने हमने की है और सभी निवेदन पर हमने जिला पदाधिकारियों से सभी लोगों पर हमने बात करके इसको निराकरण करने के लिए हम लोगों ने प्रयास। अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि स्थानीय विधायक के तौर पर मुझको उपस्थित रहना है। मैं उपस्थित रहा और जिले की समस्याओं से निवेदन समिति को अवगत कराया और जिले और निवेदन समिति के बीच में एक समन्वय का काम किया। जिन चीज़ों की जानकारी, भौगोलिक जानकारी निवेदन समिति बनी थी उनको स्पष्ट किया और मेरा ये मानना है कि निवेदन समिति ने जिन विषयों को संज्ञान में लिया है उस पर निश्चित रूप से कोई न कोई एक सटीक और सकारात्मक कार्रवाई करके निवेदन समिति अपने यहाँ आने को सार्थक करेगी। गिरिडीह शहर में से सटे हुए स्पंज आयरन प्लांटों के चलते वहाँ के निवासियों का जीना दूभर है और जिन मानकों का अनुपालन करते हुए इन फैक्ट्रियों के परिचालन की सरकार ने अनुमति दी है, उन मानकों का उल्लंघन हो रहा है। और मैं एक सजग नागरिक और जनप्रतिनिधि की हैसियत से यह कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस सोसाइटी ने आपको सब कुछ दिया है उस सोसाइटी को कुछ वापस कीजिए, कम से कम जार मत दीजिए। रविवार को डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के बहुप्रतीक्षित पवित्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन रांची के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने फीता काटकर किया। वहीं ओटी विभाग का उद्घाटन डॉक्टर रितेश कुमार की माताजी के द्वारा किया गया। रविवार को डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के बहुप्रतीक्षित पवित्र हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। रांची के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने फीता काटकर पवित्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।
वहीं ओटी विभाग का उद्घाटन डॉक्टर रितेश सिन्हा की माता श्रीमती मीना प्रसाद के द्वारा किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ बताते चले कि डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा सीहोडी पटेल नगर में अपने आवास पर ही मरीजों को देखते थे, लेकिन अब 13 दिसंबर से पवित्री हॉस्पिटल में मरीजों को देखा जाएगा। इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम, पोस्ट ट्रीटमेंट वार्ड सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यह हॉस्पिटल पूरे गिरिडीह के लिए जीवनदायी बनेगा। यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा फ्रैक्चर, नस रोग, हड्डी से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर अमित गौंड, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर अमिता राय सहित परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। चक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वा युष्यपानश्च मुखा अग्निर्जायत अजज्योति सूर्योऽग्निवत् स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णं हरिं स्वरजतस्रजां चन्द्राम हिरण्यमय लक्ष्मीं जातवेदो मायावतारम् बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ज्ञातम्। उद्घाटन पे सबसे ज़्यादा खुशी शायद डॉक्टर रितेश के बाद मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने इनको उत्साहित किया था हॉस्पिटल बनाने के लिए, गिरिडीह की जनता के लिए और आसपास जनता के लिए एक नया हॉस्पिटल है। जिससे मैंने शुरू में भी कहा, ये हॉस्पिटल एक मंदिर की तरह होता है और यहाँ सिर्फ मरीज नहीं आते, अपना दुख दर्द लेकर के आते हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि डॉक्टर रितेश और उनकी टीम बहुत बढ़िया काम करेंगे। और मैंने भी इनको विश किया है, शायद ये जगह बाद में छोटी पड़ जाएगी, इनको बड़ा करना पड़ेगा, सबका साथ होना चाहिए, ये अच्छा करेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन के लिए डॉक्टर अनंत सिन्हा सर रांची से, जो वहाँ के जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं, वो आए हुए हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये बेसिकली स्टार्ट तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हॉस्पिटल के रूप में हो रहा है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इसको आगे चल करके मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी में मैं कन्वर्ट कर सकूँ और गिरिडीह की जनता को बेहतर सेवा प्रदान कर सकूँ। डोमरी थाना क्षेत्र के रहने वाले निहाल का सड़क किनारे संदेहास्पद परिस्थिति में शव बरामद हुआ है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। डोमरी थाना क्षेत्र के केवी रोड के ढेबरा गांव के समीप 25 वर्षीय युवक निहाल पंडित का शव पाया गया था। मृतक निहाल बगोदर थाना के पोखरिया गांव का रहने वाला था। युवक की हत्या हुई है या सड़क हादसे में मौत हुई है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। डोमरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर मृतक के पिता वकील प्रजापति ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार निहाल डोमरी के जांगीदारी गांव स्थित अपने ससुराल जाने की बात कहकर शनिवार को घर से निकला था, लेकिन शनिवार देर रात ही मृतक के पिता को फोन कर बेटे की मौत की जानकारी मिली। सरिया के राजधा धाम में चल रहे विवाद को सुलझाने निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुखदेव जी महाराज राजधा धाम पहुंचे। यहां उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को सुना और सुनकर दोनों पक्ष से 5-5 लोगों को लेकर अस्थायी संचालन समिति का गठन किया। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजधा धाम में बीते कुछ समय से चले आ रहे समिति विवाद व इस धार्मिक स्थल के सही प्रकार से संचालन को लेकर निर्मोही अखाड़ा का महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुखदेव जी महाराज राजधा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उनकी बातों को सुना। एक पक्ष द्वारा जहां फर्जी रूप से ट्रस्ट बनाकर मनमानी करने का आरोप लगाया गया,
वहीं दूसरे पक्ष ने उसे सही ठहराते हुए यहाँ के विकास की बात कही। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने अवैध रूप से बालू खनन कर बेचे जाने का आरोप भी उक्त ट्रस्टी व उनके सदस्यों पर लगाया। दोनों तरफ से माहौल काफी गहमा गहमी का रहा। इसके बाद महामंडलेश्वर सुखदेव जी महाराज ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कहा कि राजधा धाम प्राकृतिक सौंदर्यता व ईश्वरीय स्थल है, इस पर राजनीति करना गलत है। दोनों पक्ष मिलकर इसके विकास के लिए सोचे। इस स्थल पर आने वाले समय में गौशाला, अनाथ आश्रम का निर्माण कैसे हो, इस पर चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। निजी स्वार्थ को त्याग कर धर्महित व समाज हित में काम करना चाहिए। इसके बाद एक अस्थायी संचालन समिति का गठन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को शामिल किया गया। कहा गया कि उक्त समिति के द्वारा अच्छे प्रकार से कार्य करे। इससे संतुष्ट होने के बाद अगले महीने फिर से एक बैठक कर स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्रदान की गई। बैठक में बैद्यनाथ सिंह, मनोज कुमार, झुन्नू, राम बालक दास, भागवत दास, कामदेव पांडे, सत्येंद्र सिंह, अर्जुन साव, सुखदेव साहू, प्रभु मोदी, काशी महतो, मनोज सिंह, परमेश्वर महतो, बाबूलाल महतो, राजकुमार, अशोक, महावीर समेत कई लोग उपस्थित थे। कहने है कि ये साधु संत के हम लोग निर्मोही अखाड़ा के है, ये कमेटी जो है ये गलत रूप से बन चुका है। इस तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सेवी जगह पर अनुकूल होना चाहिए, जिसमें सभी समाज के बच्चों को पढ़ाया जाए और गौ सेवा हो, अतिथि सेवा हो। ये तो हम बार बार आपकी समाज के भी बोलते हैं, सभी क्षेत्र में बोलते हैं कि भाई हमारे धर्म निर्मोही अखाड़ा के जितनी भी शाखा है उसमें मानव सेवा से बढ़ कर के कुछ सेवा नहीं है, गौ सेवा से बढ़ के कुछ धर्म नहीं है और अतिथि सेवा सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हमारे निर्मोही अखाड़ा के एक लंगोटी पर पहन करके पूरी विराट जंगल में यहाँ तपस्या करके आज इस जगह पर स्वर्ग बन चुका है, लेकिन मानव का कोई उत्थान का चीज नहीं। सरिया में कई साल पहले नगर पंचायत बनने की घोषणा तो हो चुकी, अनुमंडल में बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ विकास कोसों दूर है। सरिया में सालों पहले नगर पंचायत बनने की घोषणा हो चुकी है, अनुमंडल में बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ विकास का नाता अभी भी कोसों दूर दिख रहा है। नगर पंचायत के गठन होने के बाद लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि अब सरिया के नगर पंचायत के अंदर आने वाले सभी क्षेत्रों में विकास की नई किरण खिलेगी। लेकिन कहावत है ना, ढाक के 3 पात, यह सरिया नगर पंचायत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सरिया नगर पंचायत के अंदर आने वाले क्षेत्रों में इन दिनों होल्डिंग टैक्स की वसूली जोरों पर हो रही है, पर जिसके लिए टैक्स लिया जाता है वो सारी सुविधाएं नगण्य है। जब नगर पंचायत के अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, तब बताया गया कि होल्डिंग टैक्स तो सरकारी आदेश है, अगर समय पर नहीं दिया गया तो जुर्माना लगेगा। नगर पंचायत के कचरा निस्तारण के लिए एक जमीन हमने चयनित की है। इसमें संबंधित राजस्व उप निरीक्षक और अंतर निरीक्षक का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में हम लोग आम इश्तिहार कर रहे हैं। इसके पश्चात अनापत्ति अगर अप्राप्त रहता है तो इसका प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जाएगा, उनके द्वारा तत्पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। राज्य खनन सचिव उपायुक्त राहुल सिन्हा, गिरिडीह विधायक के नेतृत्व में खनन व जियोलॉजिस्ट विभाग के अधिकारियों की टीम तीसरी में ढिबरा को लीगल करने को लेकर पैदल भ्रमण किया और ढिबरा चुनने वाले लोगों से बातचीत भी की। राज्य खनन सचिव उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व गिरिडीह जेएमएम विधायक सुदेव कुमार सोनू के नेतृत्व में खनन व जियोलॉजिस्ट विभाग के अधिकारियों की टीम तीसरी में ढिबरा के कारोबार को लीगल करने को लेकर ढिबरा खनन क्षेत्र पंचरुखी गांव के रास्ते पैदल भ्रमण कर मुलाकात कर विभिन्न जानकारी ली और जंगल झाड़ में ढिबरा चुनते लोगों से बातचीत की। बता दें कि तीसरी प्रखंड में ढिबरा ही रोजगार का एकमात्र साधन है। अधिकांश लोग ढिबरा पर निर्भर हैं। मौके पर तीसरी गांधी मैदान में जेएमएम के पूर्व विधायक निजामुद्दीन, रिंकू बर्नवाल, विधायक सुदेव सोनू को माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर पूर्व विधायक निजाम अंसारी, बीडीओ सुनील प्रकाश, थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय, प्रमोद साव, विनोद बर्नवाल, कारू बर्नवाल, नारायण यादव, रिंकू बर्नवाल सहित कई पुलिस के जवान मौजूद थे। लीगलाइज करने के उद्देश्य से हम लोग आए हैं। तो अब क्या रह गया सवाल, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि पेट की भूख किसी कानून को नहीं मानती है
अगर लोगों के पास रोजगार है तो बहुत उपाय है, और नहीं रोजगार है तो पेट की भूख को खत्म करने के लिए आदमी मौत के कुएं में घुसेगा ही। कोरोना काल में देश और राज्य में जो रोजगार की दशा है, उस दशा को बेहतर करने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि अपने गांव ग्राम में, अपने प्रखंड में लोगों को अगर काम मिल जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। हम लोग ये संभावनाएं तलाशने आए हैं कि मायका के रोजगार से जुड़े हुए लोगों को एक बेहतर व्यापार और एक बेहतर जीवन हम लोग मुहैया करा पाएँ, इसी का प्रयास। गुरु नानक जयंती के एक दिन पूर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सिख समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। गुरु नानक जयंती को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में प्रबंधन कमेटी के द्वारा विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सबसे पहले देहरादून से आए कथावाचक भाई बलविंदर सिंह जी के द्वारा गुरु नानक देव जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। गुरु नानक जयंती को लेकर गुरुद्वारे को भव्य रूप से सजाया गया था। सोमवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें धनबाद से माता गुजरी की जत्था की टीम भाग लेगी। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवक सरदार कुलवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह कालू, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, गुरुद्वारा के प्रधान मनजीत सिंह समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बड़े ही उत्साह, श्रद्धा एवं प्रेम से श्री गुरु नानक देव जी की 551वीं जन्म तिथि मना रहे हैं। और हम लोग की बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कोरोना काल में कुछ सावधानी पूर्वक जरूर हम लोग को ये कोशिश करके मनाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। और हम लोग जिस तरह से हमेशा कार्यक्रम चलते हैं, अखंड पाठ और प्रभात फेरी, लेकिन सिर्फ इस बार हम लोग शोभा यात्रा जो जुलूस निकालते थे वो हम लोग नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं। और आज भी हमारे बाहर से आए हुए रागी जत्था और बाहर से आए हुए हमारे प्रचारक और सारे जितने हमारी टीम आई हुई है, ये सारे आज बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं। और हम लोग ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि अखंड पाठ की समाप्ति और उसके बाद में प्रभात फेरी की समाप्ति होने के बाद आज जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इसकी समाप्ति के बाद हम लोग का गुरु का लंगर और सारे कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, ये कल भी हम लोग का दिन में गुरु का लंगर, रात को गुरु का लंगर और रात को रात्रि तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और कल रात्रि ही इसका समापन होगा, क्योंकि कल ही 30 तारीख गुरु जी का जन्म है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी आएँ और इस गुरु पर्व का आनंद लें, लंगर का आनंद उठाएं। मुफस्सिल क्षेत्र के विश्वास टी के ग्रामीणों ने रविवार को मुद्रा एग्रो राइस मिल के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि राइस मिल से निकलने वाले जहरीले पानी से धान फसल बर्बाद हो रहा है। रविवार को मुफस्सिल क्षेत्र के विश्वास टी के ग्रामीणों ने मुद्रा एग्रो राइस मिल के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि राइस मिल के संचालन से निकलने वाले जहरीले पानी से धान की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती ही एकमात्र हमारे जीविकोपार्जन का साधन है। उसी पानी के कारण इतना हमको तकलीफ हो रहा है काटने में, जो कि धान मेरा कि एक भी धान नहीं हुआ। और जब देखिए सर आके देखे जो कि धान जो मेरा बढ़े हुए से सब हरिहरे डंडा के खत्म हो गया, पलहा गया खेती में। हम लोग के घर में दुख पड़ा हुआ था, उसके बीच में धान जो रोपाया सो धान सब गल गया। तो हम लोग सोचे कि कुछ सत्तावना मुद्रा कंपनी से आके देगा कि तो आपका जो धान का
क्षति हुआ है उसको हम पूर्ति करें। लेकिन नए देखने के बाद हम सोचे कि कम से कम नए हो तो मीडिया को कह दे कि देखो हमारा इतना इतना जगह का जो क्षति हुआ है उसका जो है सो भाया पूर्ति वो करेगा, नहीं करेगा तो हम लोग अपना करेंगे। लेकिन यदि अपने आप से कर देता है मीडिया के माध्यम से तो हम लोग सामना सामनी वहाँ जाके नहीं करने को देंगे। मैं कल इतवार है, परसों सोमवार के उनका दुआरी में कम से कम जाके बैठेंगे और वही संतावना देंगे। हम यदि वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे भी जाके करेंगे। एग्रो प्राइवेट एग्रो फैक्ट्री विश्वास जी के पास जो फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री का चावल का, वो सिर्फ ऐसे अपने लोगों का जो खेत बाड़ी जगह ज़मीन है उसको केमिकल, उसका जो पानी निकलता है वो गंदा पानी निकलता है, इस केमिकल का निकलता है, जिसके कारण ऐसे खेती करना मुश्किल हो गया उस एरिया के लिए। इसलिए इसको रोके तत्काल, नहीं तो हम लोग डीसी के पास और दूसरी जगह भी जाके कुछ कंप्लेंट करेंगे और उसको रुकवाएंगे। अम्बेडकर भवन में रविवार को ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की बैठक की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में HRLN के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अम्बेडकर भवन गिरिडीह में रविवार को ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क की बैठक की गई, जिसमें HRLN के झारखंड के प्रभारी सह उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल उपस्थित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कानून की बारीकियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज के समय में अधिवक्ताओं के अलावा समाज सेवी, पत्रकार, NGO के कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को नए पारित होने वाले कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह अपने कार्य को और भी गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक तरीके से कर सके और समाज के निचले स्तर तक के व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता सह अधिवक्ता प्रमीला मेहरा, अधिवक्ता मुमताज मिर्जा, दामोदर गोप, यूसुफ खान, मोहम्मद फयाज आलम, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, भुवनेश्वर महता, विपिन यादव, रंजन रविदास, कामेश्वर यादव, बब्बन खान व रांची से आए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजू हेमरम एवं समाज सेवी रामदेव विश्वबंधु, उमाचरण दास, प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, सुजल कुमार, संतोष कुमार पांडे और रविदास महासंघ के कमल दास, शिव नारायण दास ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया। साथ ही कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में HRLN के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। और HRLN ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का कार्यक्रम गिरिडीह में भी चल रहा है, जिसमें रांची के पूरा टीम आए हुए हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता लोग भी आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी लोग आए हुए हैं और पत्रकार बंधु लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, सामाजिक संगठन में जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पर हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं और इसमें हम लोग बैठकर हम लोग एक अभी नए बहुत सारे कानून इसमें अभी आया हुआ है, बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट हुआ है जो आम जनता को पता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता नहीं है, जो क्षेत्र में लोगों को कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, कैसे दूसरे को मदद किया जाए, उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से हम लोग ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का प्रोग्राम आज अम्बेडकर भवन गिरिडीह अफसर कॉलोनी में हम लोग सब कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग पूरे जिले में, पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में HRLN का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग इसको विभिन्न प्रखंडों में भी हम लोग पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग उद्देश्य से रखा। ये हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है। हम लोग ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क की संस्था है जो कानूनी मदद देती है, इसके बैनर के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग लोगों के बीच में कानूनी जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे कानून हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। माइक्रो प्लान फॉर स्पेशल RT-PCR एंटीगन ड्राइव कैंप के तहत कोविड-19 की जांच रविवार को पोभी, धुरेता, नवडीहा, मिर्जागंज, चुंगलो सहित कई स्थानों पर की गई। इस दौरान प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने चिकित्सा कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माइक्रो प्लान फॉर स्पेशल RT-PCR एंटीगन ड्राइव कैंप के तहत कोविड-19 की जांच रविवार को पोभी, धुरेता, नवडीहा, मिर्जागंज, चुंगलो सहित कई स्थानों पर की गई। प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने निरीक्षण के दौरान कोरोना योद्धा चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि
सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जागरूक रहें और सतर्क रहें और कोविड-19 के निर्धारित नियमों का अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर कोविड-19 की जांच करवाने को प्राथमिकता दें। पोबी में एएनएम मंजू कुमारी ने किट से कोरोना जांच किया। जमुआ सीएससी अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे ने ग्रामीणों को जागरूक किया। प्रखंड मुख्यालय पीएससी जमुआ, दुबे नर्सिंग होम, पीएससी मिर्जागंज, नवडीहा, एचएससी रेम्बा, करिहारी, मेढ़ो चपरखो, केंदुआ, शहरपुरा में एनटीपीसीआर 117 एंटीजन 800 जांच की गई, जिसमें एएनएम एमपीडब्ल्यू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहते जो है अब जाने वैश्विक महामारी कोरोना का ठंड के मौसम में जो संक्रमण का जो प्रसार है हो रहा है, इसको लेकर जो है कि आज पोबी गांव में कोविड-19 जांच किया जा रहा है। साथ ही आप जानते हैं कि ठंडा का मौसम में जो है कोरोना का जो संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, तो सबसे पहले ये जो हाथ है आप बार बार धोएं, साबुन से धोएं और जहां तक संभव हो सके गर्म पानी पिए, गर्म खाना खाएं और साथ ही जो होता है आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ में शामिल होने से बचें। कोविड-19 का जो नियम है उसका धरातलीय अनुपालन करें और स्वच्छता का जो 7 नियम है उसका धरातलीय अनुपालन करें तो कोरोना से हम निजात पा सकते हैं। जमुआ स्थित दुबे नर्सिंग होम में जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे के आदेशानुसार रविवार को आरटीपीसीआर किट के माध्यम से कोरोना जांच की गई। मौके पर करीब 100 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। जमुआ स्थित दुबे नर्सिंग होम में रविवार को जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे के आदेशानुसार कोरोना जांच शिविर लगाकर 100 लोगों का आरटीपीसीआर किट के माध्यम से कोरोना जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों के बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। मौके पर इजराहुल अंसारी और सौरभ कुमार गुप्ता मौजूद थे। बिरनी प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिरुडी में नया मतदाता पहचान पत्र और वोटर में सुधारीकरण के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें कई लोग पहुंचे और आवेदन दिया। बिरनी प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिरुडी गांव में रविवार को नए मतदाता पहचान पत्र और वोटर कार्ड में सुधारीकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ संख्या 146 पर कैंप लगाया गया। मौके पर बीएलओ ने बताया कि बूथ पर आज और कल कैंप रहेगा। जिन्हें भी मतदाता पहचान पत्र में सुधार करवाना हो यहां आकर करवा सकते हैं। कैंप में उपस्थित बीएलओ समेत जब्बार, मंसूर सहित कई लोग उपस्थित थे। बूथ संख्या 146 आज यहाँ कैंप लगल है। ये नया वोटर कार्ड जो है अभी 18 साल से 21 साल तक का, उसका फॉर्म भरा रहा है और जो शुद्धिकरण जो गलत किसी का है, नाम, जन्म तिथि, उसको सुधारा जा रहा है। कितना दिन चलेगा ये अभियान? ये अभी तो कल और आज 2 दिन कैंप है। फिर तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।